नमस्कार। नमस्कार। आज हम कुछ बात लेके आपके सामने आए हैं। आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया वो आप लोगों ने शायद कोई बात नोट की हो, तो आप सबको पता होगा कि ये संकल्प पत्र तब आया है जब हमारा घोषणा पत्र, हमारा पत्र आने के बाद इन लोगों ने हमारा चुराया हुआ बोल दो। और बात मजे की है कि हमने गारंटी दी है और उन्होंने कहा है कि हम करने का प्रयास करेंगे। भाजपा कहती है कि हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, किसानों की, मच्छीमारों की, आदिवासियों के विकास की गाथा रचेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हेल्थ में क्या किया? सरकारी हॉस्पिटलों में अब मुफ्त इलाज बंद करके लोगों से, गरीब लोगों से, मध्यम वर्ग के लोगों से अपने इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में पैसे लिए जा रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये हेल्थ फैसिलिटी देंगे आप लोग, पैसा लेकर इलाज दोगे। वाह। एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन का बात करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप लोगों ने पिछले 4-5 सालों में शिक्षा का हाल कितना खराब कर दिया, कितना घटिया कर दिया, उसका आपको अंदाजा है। अब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। स्कूल के टीचरों को आप लोगों ने राजकीय कार्यक्रमों में, प्रशासन की वाहवाही में आपने लगा दिया है। और यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों को भी आप लोगों ने राजकीय कार्यक्रम में और राजकीय पॉलिटिकल कार्यक्रमों में आप लोगों ने सम्मिलित करके उनके अभ्यास को बिगाड़ा है। ये आप एजुकेशन का हाल कर रखा है। टीचरों को पढ़ाने की बजाय आप लोगों ने अपने ही प्रशासन के कार्यक्रम में लगा रखा है। टूरिज्म, कौन सा विकास? टूरिज्म की बात करते हैं तो कौन सा टूरिज्म, कौन सा विकास? आज आप देखेंगे तो हमारा दलोड़ा का सत्य सागर, अरे सांसद जी अपने गांव के, अपने घर का पीछे का वो गार्डन तो देख लीजिए, बाकी बाद में टूरिज्म की बात कीजिएगा। किसानों की बात करते हैं, किसानों के विकास करेंगे। कौन सा विकास करेंगे? दीव के किसानों का, जिन लोग बेचारे अपना पसीना और खून बहाकर उन्होंने वो बंजर जमीन को खेत के लायक जमीन बनाई थी, वो जमीन छीन ली आप लोगों ने। वैसे आप किसानों के हक की बात करेंगे? हाँ, ये संकल्प पत्र है आपका। उन किसानों की जमीनें आपने छीन ली। हमारे यहाँ भी किसानों की हालत कितनी दयनीय है। आवारा पशुओं की वजह से हमारे लोगों ने खेती करना बंद कर दिया है। मछुआरों की बात करेंगे? क्या बोल रहे हैं? मछुआरों का हम की बात करेंगे? क्या बात करेंगे? आप लोगों ने वेट के 2022-23 के पैसे उनके चाव कर दिए। कितने किसानों ने अपने कितने मछुआरों ने अपनी फिशिंग बंद कर दी है, बोटें बेच दी है। और आप बात करेंगे मछुआरों की दमन में बोट पार्किंग करने की व्यवस्था को आपने ध्वस्त किया था। आपके ही प्रशासन ने मछुआरों की बोट लांगरने के लिए, बोट पार्क करने की आप लोगों ने मनाही कर दी थी। वो ऑर्डर निकाल दिया था। वो किसका प्रशासन था? बात कर रहे आदिवासियों के, आदिवासियों के विकास की। क्या किया आप लोगों ने आदिवासियों के लिए? हाँ, क्या किया आदिवासियों के लिए आप लोगों ने? और आपके प्रशासन ने आदिवासी का एक भवन था, वो भी आप लोगों ने छीन लिया। और आदिवासी विकास की बात करते हैं। आज आदिवासियों का हाल बेहाल है। बेचारे आदिवासी नेताओं ने सुसाइड किए, क्योंकि आदिवासियों के कितने सारे अधिकारियों ने सुसाइड की। प्रशासनिक के उनके चलते ऐसे बातें भी बाहर आई। और आप बात कर रहे हैं आदिवासी विकास की? शर्म करनी चाहिए। गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, बोले कि गुड गवर्नेंस लाएंगे। कौन सा गुड गवर्नेंस? हाँ, हमारे पंचायतों के, जिला पंचायतों के, नगर पालिका के पावर्स छीन लिए। अब तो पंचायत में, जिला पंचायत में, नगर पालिका में आदमी चुनाव तक नहीं लड़ सकता। वो हालत कर दिया आप लोगों ने। लोगों के घर, दुकान, मकान तोड़े जाते, लोगों के रोजगार छीने जाते। वो है गुड गवर्नेंस आपका? ऐसा गुड गवर्नेंस आप देंगे हमें? आज दमन दीव में लोकशाही की आप लोगों ने बैंड बजा रखी है। सत्यानाश हो गया लोकशाही का, और आप गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? आपको शर्म क्यों नहीं आती है? बात कर रहे हैं कि नंदगढ़ से लेकर हमने मेडिकल कॉलेज बनाई। मेडिकल कॉलेज दमन दीव में थी, दमन में थी, भीमपुर में थी, जहां आप लोगों ने भी ट्रांसपोर्ट नगर बनाया है। आज दमन में कॉलेज बनी होती तो 100% सीटें दमन दीव के लोगों के लिए होती।
आज दादरा नगर हवेली मेडिकल कॉलेज चली गई, जिसके चलते दमन दीव को 50% सीटों का नुकसान हुआ है। बोलते थे कि दमन में जगह नहीं है, और अब ट्रांसपोर्ट नगर बनाने के लिए वहां पर जगह मिल गई आपको। जब वहां पर मेडिकल कॉलेज आ रही थी, अब प्रशासन को जगह नहीं मिली मेडिकल कॉलेज के लिए, और मेडिकल कॉलेज जाने के बाद आप लोगों ने वहां पर ट्रांसपोर्ट नगर का काम चालू कर दिया, तब आपको जमीन मिल गई। क्या जरूरत थी दमन दीव को? ट्रांसपोर्ट नगर की जरूरत थी या फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज की जरूरत थी? मेडिकल कॉलेज आती तो 50% की जगह 100% सीट मिलती, हेल्थ फैसिलिटीज सुधरती। बात कर रहे हैं जब ये मैं देख रहा था, मुझे हैरानी होती थी कि ये क्या ये लोग कर बोल रहे हैं। बोल रहे कि 20-20 साल से बने हुए लोगों घर मकान हम लोग रेगुलर करेंगे। तो इतने साल से क्या कर रहे थे? 15 साल से तो आपका ही संसद था, 10 साल से तो आपकी केंद्र में सरपंच से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार थी। आप लोगों ने क्या किया? तब तो लोगों के घर मकान दुकान तोड़े गए, लोग बेचारे चिल्लाते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। सांसद जी के घर डॉक्यूमेंट लेके गए कि भाई हमारे घर बचा लो, हमारे घर बचा लो। कोर्ट ने हमें बचाया था, मोटी दमन के सारे घर। वो सांसद जी ने अपने घर डॉक्यूमेंट रखे। जब लोगों के घर मकान दुकान टूटे, सांसद जी आए भी नहीं, याद है कि नहीं? सब लोग धरना करने बैठे, पूरा ब्रिज पर बैठ गए लोग घर मकान बचाने के लिए। लोगों के घर मकान दुकान तोड़े गए, तब सांसद जी कहाँ गए थे? याद है कि नहीं? फिर केस किया गया, लोगों के घर भी तोड़ दिए गए और उनको बेचारों को जेल में डाला गया, और साथ में मुझे भी एफआईआर करके आप लोगों ने जेल में डाला। हाँ, भगवान के देर है, अंदर नहीं, वो केस में भी हम लोग निर्दोष साबित हुए। हाँ, अब बोल रहे कि रेगुलर करेंगे। कैसे करेंगे? कोई है पॉलिसी बनाई है आपने? आपकी तो कोई सुनता नहीं है यहाँ, तो कैसे रेगुलर करेंगे? युवाओं के लिए बेरोजगारी कम करेंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, दमन दीव तो इतना छोटा सा है, तो हमारे दमन में बेरोजगार क्यों है युवा? दमन में 2000 जितनी फैक्ट्रियां है, फिर भी दमन दीव का युवा बेरोजगार क्यों है? क्यों है? दमन दीव की सरकारी नौकरी तो दमन दीव के लोगों को नहीं मिलती। पर दमन दीव में सरकारी नौकरियों के सिवा जो रोजगार है कंपनियों में, अगर कंपनी में स्थानीय लोग अगर कंपनी में नौकरी मांगने जाए तो वहां पर कंपनी में गेट पे तक खड़ा नहीं करते, बोलते कि लोकल को नहीं रखेंगे। जबकि हमारा यहाँ पर रूल्स है 65% स्थानीय को, यानी दमन दीव में रहने वाले लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, वो किसी भी भाषाभाषी का हो। क्या ले रहे 5% 10% दिया आपने, और बात कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, डेली वेजेस को फिक्स कराएंगे, डेली वेजेस को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कराएंगे। आप लोग जो नौकरी लगे हुए थे 15-20 साल तक काम किया, उनको अपने नौकरी से निकलवा दिया, डेली वेजेस के पगार कटवा दिया आप लोगों ने। कितने लोगों के जीवन बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, और युवाओं का भला चाहते आप। युवाओं की पूरी जिंदगी खा गए आप लोग। बेचारों ने अपनी पूरी जवानी सरकार की सेवा में दी, और लोगों को आस थी कि हमारा जीवन अगर समर्पित करेंगे भारत सरकार की सेवा में तो सरकार आज नहीं तो कल हमें फिक्स करेगी। क्या किया आप लोगों ने? ऐसे करेंगे युवाओं को बेरोजगारी से मुक्त? बोले रेट के पैसे नहीं मिले 16 महीने के, वो पैसे किसने काटे थे? किसने नहीं दिए थे? किसका प्रशासन था? रेट का पैसा क्यों नहीं मिला अब तक? वो किसकी सरकार थी? क्यों उनको पैसे नहीं मिले? कौन था जो फाइल उन्होंने मूवमेंट नहीं की? जब महाराष्ट्र में वेट मिल रहा, वेट के सब्सिडाइज डीजल के पैसे मच्छीमारों को मिल रहे थे, गुजरात में मिल रहे थे, यहां क्यों नहीं मिल रहे थे? और ऐसे आप बात कर रहे हैं वेट के पैसे दिलाएंगे, तो पैसे काटे किसने थे? दमन दीव के युवाओं को रोजगारी मिलती नहीं है, और बात विकास की कर रहे हैं। सरकारी नौकरियों के लिए नौकरी तो नहीं दे रहे। दीव से लोगों को अहमदाबाद मुंबई जाना पड़ता है, हमारे दमन के लोगों को भी गुजरात में महाराष्ट्र में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। एक राज्य बताइए आप लोग जो अपना राज्य की नौकरी के लिए दूसरे राज्य में जाके इंटरव्यू देता हो। दमन दीव की सरकारी नौकरी में भी दमन दीव के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। डोमिसाइल आपके प्रशासन ने निकाल दिया, डोमिसाइल के मार्क आप लोगों ने निकाल दिए, और आप लोगों ने क्या किया? डोमिसाइल के लिए हमने लड़ाई लड़के लाए थे। दमन दीव में हम लोगों ने लाए थे ये अधिकार लोगों के,
उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, डोमिसाइल निकाल दिया, डोमिसाइल के मार्क निकाल दिए, और ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल का जो है वो केस चल रहा है। दीपेश टंडन जी बताओ कौन सी कोर्ट में ये केस चल रहा है, उसका कब से उसका रिजल्ट आ गया है, हमारे मार्क निकाल दिए गए हैं, और आप बात करें कोर्ट में पेंडिंग है। कौन से कोर्ट में पेंडिंग है? आपको सारी बातों का जवाब देना पड़ेगा। डोमिसाइल के मार्क आपके ही प्रशासन ने निकाले हैं, डोमिसाइल भी आपके प्रशासन ने निकाले हैं। युवाओं का उद्धार करेंगे, क्या उद्धार करेंगे युवाओं का? क्या किया आप लोगों ने? युवाओं के लिए कोई क्रिकेट या कोई खेल खेले तो वो ग्राउंड नहीं है हमारे पास। यहां बीसीसीआई की एफिलिएशन की बात करते हैं, यहां पर जो क्रिकेट एसोसिएशन है उससे बेस्टोर का ग्राउंड जो क्रिकेट खेला जाता था वो आप लोगों ने छीन दिया। दीव में एक ग्राउंड नहीं है सीजन क्रिकेट, लेदर क्रिकेट खेलने का। दमन में बांडोडकर स्टेडियम में ग्राउंड बनाया गया, उस ग्राउंड में आप लोगों ने प्राइवेट लोगों को दे दिया। 25-30 हजार रुपए वो फीस ले रहा है। पैसे हमारे, ग्राउंड हमारा, विकास हमारा, विकास राशि का फंड हमारा, और वो आप निजी संस्था को दे रहे हैं। यहाँ कैसे विकास करोगे? दीव में जो ग्राउंड था वो भी आप लोगों ने छीन लिया उनसे। कहां खेलेंगे वो क्रिकेट? कहां अन्य स्पोर्ट्सों के लिए जगह है आपके पास? बताइए कौन सा ग्राउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाया आप लोगों ने जो अन्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए वो जगह हो? मोटी दमन में क्रिकेट खेली जाती थी, क्या रौनक हुआ करती थी। मोटी दमन के ग्राउंड में आप लोगों ने क्रिकेट बंद कर दी, बांडोडकर स्टेडियम में भी आपने टेनिस क्रिकेट बंद कर दी। कहां जाएंगे आप? क्रिकेट उद्धार की बात कर रहे हैं, बीसीसीआई का एफिलिएशन की बात कर रहे हैं। बीसीसीआई का एफिलिएशन आपके हाथों में था। आपका जो भारत सरकार में होम मिनिस्टर है, उनके जो युवराज है वो उनके हाथ में था। युडा कमेटी का रिकमेंडेशन है हर एक स्टेट को मिलना चाहिए, तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली जब मर्ज भी हो गया तो क्यों नहीं मिला हमें क्रिकेट एसोसिएशन का एफिलिएशन? अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो बीसीसीआई का एफिलिएशन मिलता और हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर मिलता। बीसीसीआई हमारे दमन में उमंग है, हमंग है, सरल है। ऐसे कितने होनहार बच्चे हैं जो आज आईपीएल खेल सकते हैं मगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। कितने सारे कराटे हो, ताइक्वांडो हो, बॉक्सिंग हो, एथलेटिक्स हो, हमारे दमन दीव के बच्चों में क्या काबिलियत कम है। मगर आप लोगों ने क्या किया 15 साल में? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स के लिए आपने बनाया? कौन से कॉम्प्लेक्स बना दिए आपने? ये बेवकूफ बनाना, भ्रमित करना बंद करे, लॉलीपॉप देना बंद करे। कह रहे हैं महिलाओं के लिए उद्धार के लिए हम काम करेंगे। 370 एसएचजी बनाए, 3000 जितनी बहनों को स्वनिर्भर बनाया। बताइए उसमें से आपने कितने बनाए थे? आपने कौन सी ट्रेनिंग दी? मैं बताता हूं। मैंने 100 से 125 बनाए हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। 100 से 125 मैंने बनाए सेल्फ हेल्प ग्रुप, और मैंने कम से कम 3500 बहनों को ट्रेनिंग दी है। बाम्बू क्राफ्ट, ज्वेलरी, फिर मैंने दिया सीमेंट क्लास, एम्ब्रॉयडरी, पैच वर्क, मेहंदी सिलाई सिखाई, मेहंदी की, ब्यूटी पार्लर की, और फिश के पापड़, फिश के अचार, ये सब मैंने ट्रेनिंग दी। 3500 बहनों को हमने ट्रेनिंग दी थी। पूछिए आपके गोपाल दादा को, पूछिए आपकी महिला अध्यक्ष सिंपल बेन टंडेल को, वो नियमित मेरे कार्यक्रमों में आते थे, मेरे ट्रेनिंग में तालीम केंद्र पर आती थी। आपने नहीं किए। हाँ, सिंपल टंडन ने अपने एनजीओ के माध्यम से काफी बहनों को ट्रेन किया। आप लोगों ने क्या किया? लालू भाई ने कितने लोगों को दिया? दीपेश टंडन ने भाजपा से कितने लोगों को दिया? एक साल पहले बताइए जो अपने भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने किया हो, लालू भाई ने किया हो। मैंने 100 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और मंत्रालय से प्रोजेक्ट लाया था। तालीम की तालीम और स्टाइफंड का स्टाइफंड, उनको तालीम भी देता था और उनको स्टाइफंड भी देता था। पूछिए मोटी दमन में, नानी दमन में। ये आप 370 सेल्फ हेल्प ग्रुप बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम भी आप जानते हो क्या? लिंकेज हुआ है इनका सेल्फ हेल्प ग्रुप का। इनको जो बेनिफिट सेल्फ हेल्प ग्रुप में मिलना चाहिए वो आपने दिया अब तक? बातें करते हैं 370 सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, हमने बनाए थे 100 जितने। हमने उनको ट्रेनिंग दी 3500 लोगों को।
बातें करने से लोगों का पेट नहीं भरता। दीपेश टंडन जी, वास्तविकताओं से रूबरू हुई है। आपने कितने किए, लालू भाई ने कितने किए, भारतीय जनता पार्टी ने कितने ट्रेनिंग दिए, बताया? सरकार की उपलब्धियों को, अपनी उपलब्धियां बताने में आप लगे हुए हैं। फिर भी सरकार ने कितने लोगों को क्या क्या तालीम दी? मैंने तो खुद बिना चुनाव जीते मैंने लोगों को वहां पर ट्रेन किया है। 3,500 लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी, स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग दी। बात कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं का उद्धार करेंगे, महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले, महिलाओं को मारने वाले रास्ते में लादों से, और उनको नेता बना देते हैं आप लोग। और महिला उत्पीड़न विकास की बात करेंगे, महिलाओं का सोना खा जाने वाले को आप नेता बनाते हैं। बात कर रहे हैं ट्रेनिंग दी हम लोगों ने, बोले अंतरराष्ट्रीय कक्षा की हम लोग को करेंगे। पहले राष्ट्रीय कक्षा की तो उनकी सुविधा दीजिए, पहले राष्ट्रीय कक्षा की सुविधा दीजिए, बाद में दूसरी बात कीजिए, समझे? पहले राष्ट्रीय कक्षा की तो इनको जितनी फैसिलिटीज मिलती है वो दीजिए, फिर बात कीजिएगा। और मैं गलत बोल रहा हूँ तो पूछ लीजिएगा, अपना मेरे पास फोटो भी है, वीडियोस भी है, जो गोपाल दादा हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आकर उनको चेक वितरित करते हुए है, सिंपल बहन का है, महिला उद्धार का कार्यक्रम किए। गांव में जाओ ना, पूछो ना, सिटी में जाओ ना, देखो ना, आप लोग बाहर निकलते हैं क्या? अरे बोले होटल और बार वालों का जो लाइसेंस है, बोले वो लाइसेंस री रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत तकलीफ आती है। अब अवधि 21 साल की है, तो भाई साहब आप मुझे बताइए वो अवधि घटाई किसने घटाई? किसके प्रशासन ने घटाई? आज 6-7 डिपार्टमेंट में एनओसी लेनी पड़ रही है, टूरिज्म से लेके सारे पुलिस स्टेशन से लेके सबकी। उसके लिए जवाबदार कौन है? 6-7 डिपार्टमेंट में पैसा लेते हैं, पैसा, तब जाके उनकी एनओसी मिलती है। जो पैसा वाला है वो पैसा खर्च के वो एनओसी ले लेता है, उनके बार के लाइसेंस चालू हो जाते हैं। आज 40% जितने लोगों के बार अभी भी बंद है। वो लाया कौन था? उसको 1 साल करने की जरूरत क्या थी? आज भी टीपी मिलती है क्या बार वालों को? सिर्फ यहां सांसद जी को टीपी आसानी से मिल जाती है, और 2-5 पूंजीपति है जो बराबर माल देते हैं, उनको टीपी मिलती है। दारू के धंधा करना मुश्किल हो गया है। आज दमन दीव में लिकर फ्री होने के बावजूद गुजरात में आसानी से दारू मिलता है, और दमन दीव के लोगों को यहाँ दारू बियर पीने के लिए फांफा पड़ते हैं। 2-2 बियर देते हैं भिखारियों की तरह, वो भी फोड़ के। अब घर पे जाके पीना है तो क्या करेगा? वो फोड़ के घर ले जाए। आप लोगों ने दमन दीव की पॉलिसियों का तो सर्वनाश कर दिया है। 5 साल करेंगे, कब करेंगे? जब ये चुनाव खत्म हो गए तब जाके आपको बनाया कि ये 5 साल करना है। तब तक क्या कर रहे थे? सिर्फ सांसद जी का दारू चल रहा है तो चलने दो। ऐसा उग्राणी रितसर की, और लिकर धंधे की बात कर रहे हैं आप लोग। दारू का धंधा दमन में फ्री है, फिर भी कोई फार्म में नहीं पी सकता, कोई ढाबे में नहीं पी सकता, कोई अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी में बैठ के नहीं पी सकता। वो बेचारे जमपोर में, मनरोड में वगैरह में लारी गल्ला लगाते हैं, उनको एक्साइज वाले परेशान करते हैं। वो फार्म और ढाबा खुला है, उनको परेशान करते हैं। रोजगार देंगे ऐसे कितने रोजगार आप लोगों ने छीन लिए? दारू उसका बोले कि दारू का हम लोग एनओसी वो करेंगे री रजिस्ट्रेशन में। करो, जल्दी करो, अब भी करो। उसके लिए आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप लोग विपक्ष में हैं क्या। बेचारे के आप लोगों ने होटल वालों के वगैरह का कितना लाइसेंस कैंसिल किया छोटी छोटी बातों में। गुड गवर्नेंस? कौन से गुड गवर्नेंस? कौन सा गुड गवर्नेंस? स्वराज्य संस्था जैसे पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका है, उनके पावर आपने छीन लिए। अब तो पंचायत, जिला पंचायत और नगर पालिका में मेंबर बनने के लिए भी प्रशासन की एनओसी लेने की जरूरत पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, घबराया जाता है, नौकरी छीन लेंगे, घर तोड़ देंगे, मकान तोड़ देंगे। मेरे दोस्त को बेचारा जो डर के भाग गया था उसको गुजरात से उठा के लाए, और आपका अधिकारी उसको दबा धमका कर उससे हस्ताक्षर करवा के फॉर्म खिंचवाता है। ये गुड गवर्नेंस?
स्वराज्य संस्थाओं के, पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के 7 साल से फंड नहीं दिया आपने। पंचायत के सरपंचों को अपाहिज करके पंचायत के सेक्रेटरी और जिला पंचायत और नगर पालिका में सीओ को मजबूत किया। आज तो सेक्रेटरी से भी पावर ले लिया आप लोगों ने, सारा पावर बीडीओ को दे दिया, सेंट्रलाइज कर रहे हैं आप लोग। ये है गुड गवर्नेंस। आज पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, और बोले हम लोग उनको पावर देंगे, वो अपना काम छोटा मोटा कर सकेंगे। तो पावर छीना किसने है? इन्हें नोटिफिकेशन बनाया किसने है? और जब ये नोटिफिकेशन बन रहे थे आप कहां थे? जब हम लोग चिल्ला रहे थे आप कहां थे? क्यों पावर छीने आप लोगों ने? आज पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, क्या है पावर उनके पास? स्वराज्य संस्थाओं को आप लोगों ने अपाहिज बना दिया है, जिसके चलते आज दमन दीव में हमारे गांव के फलियों के काम नहीं होते। छोटी सी छोटी बात पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन में, बर्थ में करेक्शन करना वो नहीं होता पंचायतों से। बच्चों के जन्म होने के रजिस्ट्रेशन नहीं होते। आदमी मर जाए घर पे और डॉक्टर के पास नहीं गया हो तो उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनता पंचायत में। डॉक्टर की सर्टिफिकेट लाओ, इसको सर्टिफिकेट लाओ। आदमी मर जाए तो उसके लिए दौड़े या फिर डॉक्टर के पास दौड़े सर्टिफिकेट लेने। अब छोटे हैं, गरीब है, उनको पता नहीं है तो क्या करेंगे? इतना तो पाहिज और वो बना दिया आप लोगों ने पंचायतों। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलते और मरे हुए लोगों के मरण दाखले नहीं मिलते। आज स्वराज्य संस्थाओं के 5-7 साल से फंड नहीं दे रहे, वो गुड गवर्नेंस बता रहे आपको? लोगों के घर, मकान, दुकान तोड़ना ही गुड गवर्नेंस है। लोगों के रोजगार छीन लेना गुड गवर्नेंस है। हाउस टैक्सों में भारी बढ़ोतरी कर देना, उसके बावजूद कचरे के अलग से पैसे देना, ये गुड गवर्नेंस है। 2 चेक देने पड़ते पंचायतों में, नगर पालिकाओं में। एक हाउस टैक्स गवर्नमेंट के लिए और एक दूसरा चेक उस प्राइवेट एजेंसी के लिए। ट्रैक्टर हमारे, व्हीकल हमारे, आदमी हमारे, और पैसे उनको देने का एजेंसी को। ऐसे ऐसे तो आप रूल्स लाते हैं, उसको बोलता है गुड गवर्नेंस है। अरे शर्म करो। लोगों के घर, मकान, दुकान तोड़ने वाले गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। आज कितने अधिकारियों ने प्रशासनिक कामगिरी के पॉलिसी के चलते वॉलेंटरी ले ली। बेचारे कितने तो फांसी चढ़ गए, मर गए। प्रशासनिक के प्रेशर उनसे हैंडल नहीं हुआ तो। और ये गुड गवर्नेंस है। दादरा नगर हवेली में एक आदमी ने जिंदा केरोसिन डाल के अपने आप को आत्महत्या कर ली उसने। क्यों? क्योंकि उसका घर बचा नहीं पाया था वो। और बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस की। कौन सी गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं? बोल रहे अभी पीटीएस नंबर में वो एनए के बिना घर बना पाएंगे। गांव में गामठान हम बढ़ाएंगे। कब बढ़ाएंगे? किसको बेवकूफ बना रहे आप लोग? जब अभी डीसीआर डेवलपमेंट कंट्री प्लान जो बन गया, अभी बन गया, वो तो 10 साल के लिए लागू हो गया। तो कब कैसे चेंज होगा वो? डीसीआर जब बन रहा था तब आप लोग तो सो रहे थे। तब क्यों नहीं आपने बढ़ाया? जब वो सब डेवलपमेंट प्लान ड्राफ्ट आया तब आप लोग कहां सो रहे थे? तब आपको बोलना चाहिए था भाई गामठान का जगह हम बढ़ाएंगे, पीटीएस में ये करेंगे। आज तो आप लोगों ने ऐसा रूल्स बनाया है, वो घर तो छोड़ो, टॉयलेट नहीं बना पाएगा। ये डीसीआर का जो नया प्लान है उस पर आप लोगों ने देखा है। अब एक घर के आजू बाजू में 12-12 फुट छोड़ना है चारों ओर। और मुझे बताइए वनाकबारा, गोगला और दमन की सिटी में एक घर बन पाएगा? आज दमन दीव में एक घर नहीं बना पाते। आपका प्रशासन वहां से नोटिस भेजता है, आदमी रिपेयर नहीं कर पाता। प्रशासन अंदर आर्कोलॉजी में अंदर जाके पूरा का पूरा बिल्डिंग ध्वस्त करके घर बना सकता है, बड़ी बड़ी सर्किट हाउस बना सकता है। अगर छोटा आदमी, गरीब आदमी अपना एक आशियाना बनाना चाहे तो उसको सीआरजेड लगता है। और आप बोल रहे पीटीएस नंबर के बिना, एनए के बिना काम करने देंगे? आज दमन दीव में कितने घरों को नोटिस भेजी है वो आपने देखा है कि नहीं? किसके प्रशासन ने भेजा है?
किसका शासन है यहां पर? एक मामूली प्लास्टर नहीं कर पाता इंसान। गांव कैसे बढ़ेगा? 10 साल का जब डीसीआर बन के तैयार हो गया तो कैसे पीटीएस के बिना आप लोग नहीं करने किए बिना घर बनाने देंगे? फिर घर बनाने के बाद आप लोग उनको धमकाते रहेंगे, घर तोड़ देंगे, इलीगल है, फलाना है, ढिमका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घर आप लोगों ने तोड़ दिए और बात कर रहे पीटीएस और गांव बढ़ाने की। लोगों को इतना भी ज्यादा मूर्ख मत बनाओ। अरे शर्म करो सब बातें करने से पहले। बोले आदिवासियों का भवन फिर से बनाएंगे और आदिवासी भवन देंगे। मैं इनको पूछना चाहता हूं, जो आदिवासी भवन बना हुआ है उसका क्या करेंगे? वो क्यों आप लोगों ने छीन लिया आदिवासी भवन? तो फिर कब बनाओगे आप? आदिवासी भवन जो बनाया है वो आप लोगों ने छीन लिया। दमन में ही नहीं, डीएनएच में भी छीन लिया। तो नया कब बनाओगे? अरे वो तो छोड़ो, कितने सारे समाज के हॉल बने हुए हैं, वो हॉलों की चाबी तक आप लोगों ने ले ली। अन्य समाजों को भी तो आपने नहीं छोड़ा और आदिवासी को लॉलीपॉप चुसा रहे हो कि अभी आपको अलग से दिया जाएगा। कब दिया जाएगा भाई? बोले महावंशी लोगों के लिए अलग से स्कॉलरशिप होगी, तो अन्य जातों का क्या? महावंशों को स्कॉलरशिप मिलना ही चाहिए, वो उनका अधिकार है, उनका हक है, वो भीख नहीं है। क्यों बंद किया आप लोगों ने स्कॉलरशिप? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनकी भी तो आपने बंद कर दी स्कॉलरशिप। वो क्यों बंद कर दी? आपके पास ताकड़ धिन्ना करने के लिए, आपकी वाहवाही कराने के लिए करोड़ों करोड़ रुपया है। हमारे गरीब के बच्चों को, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो आपको बोझ लगती है। और बोलेंगे अभी स्कॉलरशिप देंगे। कब देंगे भाई? डिग्री डेवलपमेंट में 14,000 रुपया मिलते थे, वो आप लोगों ने बंद कर दिए। और अभी बोल रहे स्कॉलरशिप बंद क्यों की? किसने बंद की? किसका प्रशासन था? किसका शासन था? बोले वेट के पैसे 16 महीने नहीं मिले, वो किसने नहीं दिए? किसने बंद किए थे डीजल की सब्सिडी की? और खुद ही बंद करते हैं और खुद ही बोलते हैं कि हम लोग ले लाएंगे। कितने कितने वोट वालों के पैसे चाहोगे? वो वोट वाले बेचारे पायमाल हो गए, बहन बेटी बच्चियों के, उनके गहने उन लोगों ने, ज्वेलरी, मंगलसूत्र उन लोगों ने गिरवी रखे और वो बिक गए। अगर उनको 5-6 लाख रुपए का उनका वेट का पैसा मिल गया होता, आज माछीमार पायमाल नहीं होता। वो बेचारे अपने बच्चों के लिए मुंह का निवाला नहीं बेचते और बोलते हैं कि हम लोग देंगे। आज किस फिशन में देवादार हो गया। बात ये कर रहे हैं, बोले टूरिज्म को सुधारेंगे, टूरिज्म ये करेंगे। टूरिज्म में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सांस्कृतिक भी अपने घर के बाजू का गार्डन बना दो। टूरिस्ट आएंगे तो बेचारे कहाँ से आए? रोड तो देखो, नेशनल हाईवे की हालत तो देखो, कितने साल से नेशनल हाईवे को तो देखो। कौन से रोड से टूरिस्ट आएंगे? क्या देखने आएंगे? कैसे आएंगे? उड़ के आए वो? एक रोड तो अच्छा नहीं है, एक रोड तो सही रखो, खोद खाद के खत्म कर रखा है। और जैसे ही टूरिस्ट आता है वहां पर आप लोगों ने नाके नाके पे खड़ा कर रखा है। वो मुंह में पाइप डालेगा, आरसी वो फलाना ढिकना, घुसते ही तो वो चालू हो जाता है। और टूरिस्ट जैसे जाता है उसके मुंह में पाइप डालते हैं। तो दमन में क्या वो मंदिर में आरती करने आता है क्या? जहां बैठा हुआ है वहां जेटी पे है, उधर नहीं पी सकते, बीचेस पे नहीं पी सकते, यहाँ नहीं पी सकते, वहाँ नहीं पी सकते, यहाँ लड़की के साथ बैठ नहीं सकते। वो अपनी बीवी के साथ मंगेतर के साथ आए तो उसके फोटो बनाते हैं। कहाँ से आए हैं? तुम्हारे माँ बाप को फोटो भेजेंगे। हाँ, तो टूरिस्ट क्यों आएगा? दमन दीव में खाने पीने ही तो आता है। आप लोगों ने वो बीच के झोपड़े, ग्लारी गल्ला, दमन में मरवड़ हो, जमपोर हो, अन्य जगह पर नागवा में, वो लोग वहां पर ही खाना पीना चाहते हैं और वहीं पर आप लोग खाने पीने नहीं देते। सुबह शाम एक्साइज वालों को लगा रखा है। तो टूरिस्ट क्यों आएगा दमन में? कैसे आएगा दमन में?
रोड की हालत तो सुधारते नहीं, और बात करें टूरिज्म सुधारेंगे। कौन सा टूरिज्म सुधार रहे हो? कैसे टूरिज्म सुधरेगा? और टूरिस्टों के लिए बस स्टैंड तक नहीं है, दमन में भी नहीं है, दीव में भी नहीं है। कोई थक हार के आएगा तो पेशाब पानी के लिए कहां जाएगा? गर्मी, इतनी गर्मी है, टूरिस्ट खड़ा कहां रहेगा? टूरिज्म को सुधारेंगे, टूरिज्म को सुधारेंगे। काका विस्तार में रोड बनाने से टूरिज्म सुधर जाता है? कभी सोचा है टूरिस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टूरिस्ट को क्या चाहिए, यहां कौन सी फैसिलिटीज चाहिए? यहां कुछ मत बनाओ। दमन दीव जैसा था ना वैसा रहने देते। बहुत टूरिस्ट आते थे, हम लोग बहुत सुखी थे। लोग यहाँ खाने पीने आते हैं, हम जाते थे बीचेस पे, एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे, मजा करते थे। वो सारे मजा छीन लिया आपने, और टूरिस्टों को सुधारने की बात करते हैं। शर्म आती है मुझे। उससे अच्छा टूरिज्म सुधारना है तो बीचेस पे वगैरह पर जैसे पहले चलता था चलने दीजिए। जमपुर में, मरवड़ में, और जो लारी गल्ला लगाते हैं उनको लारी गल्ला का ऑफिशियल गोवा के तर्ज पे उनको स्टॉल बना के दीजिए, लाइसेंस दीजिए, परमानेंट लाइसेंस दीजिए, और वो निर्भीक बनकर अपना धंधा चला सके, वैसा एटमोस्फेयर खड़ा कीजिए। टूरिस्ट आते हैं तो उनको परेशान मत कीजिए, उनके मुंह में पाइप मत डालने ढूसिए, रोड अच्छे बनाइए ताकि वो रोड से आए। एक रोड खोदे तो एक रोड खत्म करो, फिर दूसरा पकड़ो। टूरिस्ट कहां से घूम फिर के आएगा? एक दिन की बात कर रहा हूं। आपके हमारे जो कलेक्टर है सौरभ मिश्रा जी, वो ये दिलीप नगर में अंदर घुस गए, उनको रास्ता ही नहीं मिला, वो अंदर भटक गए। सौरभ मिश्रा जी की बात कर रहा हूं। तो वहां मेरी मीटिंग चल रही थी, तो सौरभ मिश्रा जी मेरे स्पीकर सुन के मेरे पास आए, बोले उमेश जी बाहर कैसे निकले? तो मैंने बोला देखा सर, यहां से सीधा निकलो। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक दमन का कलेक्टर अगर ये अंदर रोड में, ये खोदे हुए रोड की वजह से रात में भटक सकता है, तो यहां पर टूरिस्ट कैसे नहीं भटकेगा? मुझे बताइए, पूछिएगा सौरभ भाई से, सौरभ मिश्रा जी से आप पूछिएगा ये बात, मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। सौरभ मिश्रा जी बताएंगे आपको वो भटक गए थे कि नहीं अंदर। बोल रहे हैं लारी गल्लाओं को नियमित करेंगे। कब करेंगे? मैं 12-15 साल से बेचारे लारी गल्ला वालों को देखता है। हर साल आप लोग बनवाते और तोड़वा देते। एक्साइज वाले सुबह शाम उनको परेशान करते हैं। अब आप बोल रहे थे हमने नगर पालिका में दिए, चालू इलेक्शन में दिए। मुझे किसी ने बोला, पर मैंने बोला नहीं, उसका विरोध नहीं करेंगे, भले आचार संहिता में दे, सबको दे। मैं तो मानता हूं कि दमन दीव के हर एक व्यक्ति को लारी गल्ला जो चलाना चाहता है उनको मिले। मैं बोला मेरा विरोध नहीं है, इसमें नहीं करूंगा विरोध। हमारे गरीब भाइयों बहनों को अगर रोजगार मिल रहा है, इलेक्शन में ही मिल रहा है, तो मैं आज भी कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, चलो चुनाव में ही, जैसे नगर पालिका विस्तार में आप लोगों ने लारी गल्ला दिए है, हमारे जमपुर वाले को, हमारे मरोड़ वालों को लारी गल्ला दीजिए उनको गल्ला, लारी गल्ला दीजिए, प्रॉपर लाइसेंस के साथ दीजिए, और गोवा के तर्ज पे दीजिए। मालूम है ना, जमपुर और मरोड़ में शायद पहले भी लाइसेंस दिए जाएंगे, ऐसे करके पैसे लूट लिए गए। उनको थोड़े स्टॉल का लाइसेंस भी दिए, फिर आप लोगों ने तोड़वा दिया। वो लाइसेंस का मतलब क्या है? उनके पैसे अभी भी पड़े हुए हैं, आपने दिए क्या 5-7 साल से? उन गरीबों के लिए 50,000 25,000 बहुत बड़े मायने रखते हैं। आप लोगों की गारंटी क्या है? गारंटी तो ये खुद दीपेश टंडन की नहीं है, उसकी होटल के लाइट कट गई थी, महीने तक वो दौड़ता रहा, अभी वो गारंटी दे रहा है, वो गारंटी दे रहा है, खातरी दे रहा है कि मैं करवाऊंगा। अरे भाई, तेरी होटल का वो लाइट कनेक्शन कटवा गया तो तू वहां पर हाथ पांव जोड़ जोड़ के थक गया। अब तेरी गारंटी का हम क्या करें? तेरी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं है। बात कर रहे हैं इलेक्शन के बाद कुछ नहीं होता है। लोगों को मैं बोलता हूं, ये जो बोल रहे हैं ना वो लॉलीपॉप है। इलेक्शन में ही मांग लो, इलेक्शन में ही करके दो, बाद में भूल जाना सब। फैक्ट्री वालों के लिए बोले हम लोग, फैक्ट्री का एक्सपायर क्या किया आप लोगों ने? 15 साल में कितनी फैक्ट्रियां लाए? भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं, कितनी फैक्ट्री आई? आज दमन में आखिरी 3 साल में लगभग 600 से 700 फैक्ट्रियां यहां से पलायन हुई, और हमारे दमन में नामचीन लोग दमन से फैक्ट्रियां बंद करके वापी, उमरसाड़ी और उमरगांव में फैक्ट्रियां लगाई है।
आज पातलिया से छोड़ के देखो कितनी फैक्ट्री आ गई है। आप देखो वापिस से आगे जाके कितनी फैक्ट्री आ गई है। काले से लेके वहां पर उमरसाड़ी से उमरगाम तक, हमारे ही दमन से 300 से ज्यादा लोगों ने वहां पर फैक्ट्रियां लगाई। दमन में इतना अच्छा एटमोस्फेयर है, फैक्ट्रियों के लिए बहुत अच्छा है, तो यहां से फैक्ट्रियां जा क्यों रही है? आज सांसद जी मैं आपको पूछना चाहता हूं, 15 साल से आप सांसद हो, 10 साल से दीपेश भाई जी आपकी सरकार है, इंडस्ट्रीज के रोड देखे हैं क्या? हमारे कड़िया इंडस्ट्रीज को छोड़कर एक इंडस्ट्रीज का रोड तो बताइए जहां पर गाड़ियां चलने के लायक है। बारिश में जाके पूछिए इंडस्ट्रीज वालों को क्या हालत होती है इनकी, पूरी की पूरी ट्रक अंदर घुस जाती है। आप लोगों ने आज तक इंडस्ट्रीज के लिए एक रोड नहीं बनवाए जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू देती है। और फैक्ट्री वालों को आप एक्सपेंड बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? क्या स्कीम है आपके पास? क्या योजना है आपके पास? इंडस्ट्रीज के पास, बिचारों के पास इलेक्ट्रिक पावर सिटी के सिवा कुछ नहीं है, पावर के सिवा। उसमें भी वो इंडस्ट्रीज वालों को पावर स्टैगरिंग करके टोरेंट पावर को आपने बेच दिया। हमारा विद्युत विभाग टोरेंट को बेचकर इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। आज जितना पावर चाहिए वो इंडस्ट्रीज को नहीं मिल पा रहा है। आपको कैसे पता रहेगा? आप आते क्या जेईआरसी की मीटिंग में? अगर जेईआरसी की मीटिंग में आते तो आपको पता चलता कि दमन दीव में इंडस्ट्रीज वालों को, दमन दीव के लोगों को विद्युत विभाग से क्या प्रॉब्लम है। फिर कहते हैं वो तो उसमें कुछ नहीं होता है। तो कौन सी समीक्षा होती है जेईआरसी में? इंडस्ट्रीज वाले बेचारे मजबूर होकर खुद की लड़ाई खुद लड़ने लगे, तब जाके लाइट के दाम कम हुए। आज भी इंडस्ट्रीज को विद्युत विभाग से कितने प्रॉब्लम है, टोरेंट से जाए तो वो जाए कहां? बोलते आप लोग तो हाथ खड़ा करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, हमारी कोई सुनता नहीं है। आप ही अपने हिसाब से देख लो, इंडस्ट्रीज बेचारी यहां से इंडस्ट्रीज पलायन नहीं करे तो क्या करे? सांसद जी ये झूठ बोलना बंद करो दीपेश भाई जी, और वो इंडस्ट्रीज के कम से कम रोड तो बना दो। आपसे कुछ नहीं होता तो कम से कम बेचारों के रोड तो बनवा दो। हालत खराब है इंडस्ट्रीज की। हमने इलेक्ट्रिक के दाम घटाए, शर्म करो, शर्म आती भी नहीं है तुम लोग को। बात कर रहे किसानों के लिए हम लोग ये करेंगे, किसानों की हालत बदलेंगे। मोटी दमन में बहुत ज्यादा खेती होती थी, दमन तहसील भी दमन भी बहुत छोटा है, छोटी सी खेती थी। आवारा पशुओं को आप लोगों ने छोड़ छाड़ के रखा, वो खेती अब बंद हो गई। मैंने भी दमन में दलौड़ा में गौशाला बनाई। आज भी वो गौशाला में आप लोगों ने उसके नाम से तो कितने पैसे ले लिए, क्या किया गौशालाओं के लिए? हमारे एक गौशाला में शेड गिर गया है, 2 बार लिख के देके आया है। हमारी गौशाला में हम खुद चला रहे हैं। जिला पंचायत के पास पशुओं के लिए क्या प्लानिंग है? नगर पालिका कैसे चला रही है? आज खेती नहीं करते किसान, क्योंकि ढोर डकार खा जाते हैं। तो बेचारे मेहनत कर इतनी महंगाई में, और उनको क्या उपजता है, क्या मिल रहा है? दीव में बेचारों ने, किसानों ने अपनी जमीन पुर्तगाली समय से बंजर जमीन को खून सींच कर, पसीना नहीं खून सींच कर खेत की जमीन को बंजर से उपजाऊ बनाया। घर घर से बाल्टियां भर भर के पानी ले जाकर उन्होंने पेड़ पौधों को बड़े किए, नारियली बड़ी की। और आप लोगों ने क्या किया? उनसे जमीनें छीन ली। और ऐसे आप बात करोगे कि नहीं खेती में हम लोग ये करेंगे, खेती में वो करेंगे। पूछिए इनको, आपने क्या किया है आज तक किसानों के लिए? खाद की, ट्रैक्टर की सब्सिडी मिलती है, लोग अब सब्सिडी नहीं लेते, आपसे परेशान कर देता है आपका डिपार्टमेंट। बिजली तो कम से कम दमन में तो इतना सा है, बिजली तो उनको फ्री कर दे। पर जीआरसी में आए तो फ्री के लिए बोले ना। ऑर्गेनिक खेती करेंगे अंतरराष्ट्रीय लेवल की, नॉर्मल तो खेती आप लोग करने नहीं दे रहे, और बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती की। छोटा किसान ऑर्गेनिक खेती करेगा 50 लाख करोड़ रुपया खर्च करके। बाकी जगहों पे कितनी सब्सिडी है, यहाँ पर क्या सब्सिडी है? फार्मिंग के लिए, मछुआरों के लिए, और बोल रहे हैं कि जार लगाने का और जार बूंदने का। हम लोग काठा विस्तार पे बैठ सकते हैं, जार बना सकते हैं। तो हमारे बाप दादा से लोग जार बुनते थे काठा पे। तो पुर्तगालियों ने नहीं रोका था जार बुनने से। दमन दीव के मछुआरों को काठा पर बैठकर जार बुनने से कभी पुर्तगालियों ने भी नहीं रोका। आपका प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने उन मछुआरों के जाले उठाए।
जो काम पुर्तगाली ने नहीं किया वो आपके भाजपा के प्रशासन ने किया। उनकी बुमला सुखाने की बोले काठी हम लगाने देंगे, क्या आपके बाप की जागीर है? हमारे बाप दादा परंपरागत रूप से वहां पर काठियां लगाते थे और बुमला वगैरह सुखाते थे, जिनको आपका प्रशासन तोड़ के आया था। वो भीख नहीं मांग रहे काठी लगाने की। काठा विस्तार पे हर एक शेरी में वो काठा पे लोग छोटा छोटा झोपड़ा रखते थे, जहां उनका सामान रहता था वहां लोग बैठते थे। वो आप लोगों ने साफ कर दिया। मैयत के लिए वहां पर हम लोग वो श्राद्ध वगैरह करते थे, वो आपने तोड़ दिया। माछी मारो के घर के पानी आप लोगों ने रोक दिए, बोले वो पॉल्यूशन फैलता है। और जब वापिस से भर भर के नदी भर भर के केमिकल पानी वाला छोड़ा जा रहा है, उसमें केमिकल नहीं दिखता है आपको? दीपेश टंडन जी आप बताइए, जो वापी का पाइपलाइन आ रही है गटर की, ये केमिकल वाली पानी जो 10 किलोमीटर अंदर छोड़ने जा रही है, जिसको रोकने के लिए हमारे दमन प्रशासन ने एनजीटी में केस किया था, वो वापस क्यों ले लिया? आप बताइए, जवाब दीजिए हमें। अब बाहर से तो केमिकल हमें दिख रहा है, जब 10 किलोमीटर अंदर केमिकल छोड़ा जाएगा तो मछुआरों की हालत क्या होगी? ऐसे आप विकास करोगे मछुआरों का? केस निकलवा के गुजरात की इंडस्ट्रियल वालों से, पूंजीपतियों से सेटिंग करके, माल की सेटिंग करके आप लोग वहां पर अंदर 10 किलोमीटर अंदर पाइपलाइन डालने जा रहे हो। वो रोक थी एनजीटी में। पूछिए आपके कलेक्टर को, उन्हें वो केस वापस विड्रॉ क्यों किया? बेचारे गरीबों का पानी अंदर जाया तो वो मछुआरों के घर मकान आप लोगों ने तोड़ तोड़ के बर्बाद कर दिया उनको। अभी चालू चुनाव में आप लोगों ने नोटिस भेजा। मछुआरों की एक सोसाइटी थी, वो सोसाइटी आपने कब्जा कर ली, दीव की सोसाइटी को। कौन से रूल्स में लिखा है 6 महीने से ज्यादा कोई भी प्रशासनिक सोसाइटी में अधिकारी बन सकता है, चेयरमैन? वो सोसाइटी पे कब्जा कर लिया और वो पुरुषोत्तम रूपाला जी आए, आप लोग लाए आपकी पार्टी की वाहवाही कराने के लिए, और वो मछुआरों से उनके कार्यक्रम के पैसे आप मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों करने से पहले, मछुआरों की विकास की बातों करने से पहले। दमन में भी एक बीएड कॉलेज थी मासी समाज की, वो आप लोगों ने छीन ली। मासी समाज के काठा पर जितने होल थे समाज के, वो तोड़ दिए, या तो आप चाबी मांग रहे हो उनसे। अरे वेट के पैसे नहीं दिए 22-23 के, और विकास की बात कर रहे हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में सब्सिडियां मिलती है इंजन पे, वायरलेस पे, झाड़ों पे, सब जगह पे। तो हमारे दमन जी के मछुआरों को वो सब्सिडियां गुजरात में जैसी मिलती है, वो हमारे मछुआरों को क्यों नहीं मिलती? वो किसने समाप्त की? पहले केरोसिन की सब्सिडी समाप्त की, वो किसने की? डीजल के वेट की सब्सिडी खत्म की, वो किसने की? हमारे वायरलेस की, इंजन की, झालों की, वो सब पे सब्सिडी थी, खत्म किसने की? कौन देगा इस पे जवाब? दीव में तोकते का तूफान आया, मछुआरों को भारी भरकम नुकसान हुआ, खेतों में भी, बोटों में भी, घरों में भी। आज तोकते तूफान आने के बाद, इतना समय बीत जाने के बाद, आप लोगों ने उनको नुकसान का बर्ताव दिया, हर्जाना भरा आप लोगों ने। मैं छोटा था तब से सुन रहा हूं 12 की ड्रेसिंग, 12 की ड्रेसिंग, 12 की ड्रेसिंग। कब ड्रेसिंग होगी? कब होगी 12 की ड्रेसिंग? हर चुनाव में, अभी टेंडर हो गया है, कल से चालू हो जाएगा, अभी से नारियल फूट गया है, यही सुनना है आपको। क्या है, चुनाव आता है बोल दो, फिर भुगते की तो पब्लिक दुखी होती है। पब्लिक आप लोगों को क्या है? शर्म करो, शर्म करो। बोले हम लोग डिग्री डेवलपमेंट स्कीम में ये करें। डिग्री डेवलपमेंट स्कीम बंद किसने की? 14,000 रुपये बच्ची पैदा होने पर होता तो मिलता था। बोला अब गुजरात में पैदा होगी उसको भी हम बेनिफिट देंगे, तो 14,000 रुपये तो बंद है डिग्री डेवलपमेंट के, वो कहां है? और अब खुशी मना रहे। अब गुजरात में या प्राइवेट में जो प्राइवेट में बच्ची भी पैदा होगी ना, उसको भी डेवलप। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, सांसद लालू भाई जी, बताइए हमारी बहन बेटियों को प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाना पड़ रहा है? क्यों जाना पड़ रहा है?
आज 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल मरोड़ में पैदा हुए। अब आज क्यों नहीं होते? आज क्यों हमारी बहन बेटियों को हमारे प्रदेश छोड़कर गुजरात में जाना पड़ रहा है? उसका जवाब दे कौन है? मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है तो ये है। फिर वहां पर बच्चों का जन्म होता है तो गुजरात के बच्चों का हमारे यहाँ नाम रजिस्ट्रेशन नहीं होता। क्यों? उसके लिए जवाबदेही कौन है? बच्चों का रजिस्ट्रेशन पे नाम नहीं मिल रहा, उसका जवाबदार कौन? डिग्री डेवलपमेंट के 14,000 रुपये किसने काट दिए? और आप बोल रहे टीबी फ्री हो जाएगा। मुझे बताइए, ये कुपोषित 12,000 लगभग कुछ है, 12,000 बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ा। उसके लिए जवाबदार कौन है? मिड डे मील का खाना किसने बंद कराया था? नंद घरों में जो खाना पौष्टिक आहार मिलता था बच्चों को, वो किसने बंद कराया है? वो किसकी एजेंसी को दिया है? गुजरात की। टीबी फ्री तो हो गया, टीबी तो फ्री है, टीबी फ्री है हम लोग, मगर कुपोषण के शिकार हुए नई फसल, भारत का नया आने वाला भविष्य, 12,000 बच्चे छोटे से प्रदेश में कुपोषित हुए। उसके लिए जवाबदेह कौन है? बताइए, आप बताइए। ये लॉलीपॉप वाली बातें मत कीजिए। आप लोगों ने हाथ पे ये कर रखा है, सामान्य करेक्शन करने में तकलीफ आती है। बोले टीचरों को हम कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस टीचरों को हम छोटी समझ है उनकी? बेचारे सालों से वो काम कर रहे हैं और उनको गुलामी कराया जा रहा है। आपका जो काका है वो बोलता है तुम्हारी सैलरी इतनी क्यों है? उनकी सैलरियां काटी जा रही है। कितने लोगों को तो इसलिए निकाल दिया कि इनकी सैलरी ज्यादा है तो हम कम वाले को लेंगे। हमारे कितने युवा साथियों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती होती है, फिक्स भर्ती तक नहीं हो रही है हमारे यहाँ। टीचरों को आप जो राष्ट्र निर्माता है उनका हाल आपने नौकरों से ज्यादा क्या रखा है? गुलाम बना दिए। नौकर क्या, आपने गुलाम बना रखा है हम टीचरों को, बेचारों को। स्कूलों के टाइम बदल दिया आप लोगों ने। किसको पूछा? कितने अभिभावकों ने बोला? बच्चे बेचारे जो 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते थे तो पार्ट टाइम काम करके भी अपना खर्चा निकालते थे। कितने लोगों ने स्कूल छोड़ दिया? उसकी परवाह है आपने की? कभी परवाह? बोले और सी और डी ये सब किसने किया? टाइम बदलने का, टीचरों को निकाल देना, ये सब किसने किया? टीचरों की सैलरी काट देना, ये सब किसने किया? किसके प्रशासन ने? बताइए दीपेश भाई। सी और डी कैटेगरी की नौकरियों में आप बोले दमनदीप के ही डोमिसाइल लोगों को लेने की कोशिश करेंगे आप। सब सरपंच सभ्य से लेकर जब राष्ट्रपति की तक की सरकार आपकी है तो कोशिश होगी। गारंटी नहीं है। डोमिसाइल निकाला किसने? डोमिसाइल के मार्क निकाले किसने? किसके प्रशासन में हमारे बच्चों को दूसरे राज्य में जाके इंटरव्यू देने पड़ रहे हैं? एक राज्य बताओ जो सी और डी कैटेगरी में अन्य बाहर से जाते उनको बच्चों को कंसीडर करते। डोमिसाइल निकालते खुद है। अब कोशिश करेंगे, खुद ही बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती। बोले स्कूलों में कॉलेजों में जो प्राध्यापक टीचर कम है उनको लेंगे। मतलब आप बता रहे, खुद ही बता रहे, एक तरफ बोल रहे शिक्षा का स्तर सुधरा है और एक तरफ बोल रहे प्राध्यापक बहुत कम है। दीपेश जी थोड़ा जाइए तो सही। ये खारीवाड़ की आप बोलते हैं ना, खारीवाड़ में नई मॉडर्न स्कूल बनाई, वहाँ 3,500 बच्चों पे कितने टीचर है? जाके पूछिए तो सही, वहां पढ़ाई हो रही है कि देखिए तो सही। खुद ही कह रहा है टीचर इतने कम है। 90 से 99% स्कूलों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर नहीं है। बिना हेडमास्टर के, बिना प्रिंसिपल के चल रहे। टीचरों को पढ़ाई के साथ साथ एलडीसी का भी काम करना पड़ा है, रिपोर्टिंग भी उसको ही करना है, हेडमास्टर भी उनको ही बनने हैं। और आप बोल रहे हैं कि हम वो सुधार करेंगे। क्या सुधार कर रहे हैं आप? शर्म करो। शिक्षा में तो इतना ज्यादा मत वो लापरवाही करो। शिक्षा ही, हमारा खुद का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता हमारे एजुकेशन में। दीपेश टंडन को पूछो ना, हमारी टीटी कब हुई थी? 1961 से 1974 तक क्या हुआ? हमें क्यों नेशनलिटी मिलती है? हमारे कौन से हक और अधिकार है जो पुर्तगाल गवर्नमेंट और भारत सरकार के बीच में हुए थे? वो हमारे बच्चों को पढ़ाए जाते हैं क्या? आज तक हमारा एसएससी एचएससी का बोर्ड नहीं बना।
10 साल से मैं सुन रहा हूं यूनिवर्सिटी आएगी, यूनिवर्सिटी आएगी, यूनिवर्सिटी आएगी। अरे यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आप लोगों ने एचएससी और एसएससी का बोर्ड नहीं बनाया। शिक्षा सुधार की बात करते हैं, स्कूलों को आपने छोड़ा क्या? वो फातिमा स्कूल एकमात्र अच्छी स्कूल है, उसके कंपाउंड बम्पाउंड सब तोड़ दिए। वहां पर श्रीनाथ जी स्कूल के कंपाउंड बम्पाउंड तोड़ दिए। मेरी खुद की स्कूल के ग्रांड ब्रांड तोड़ कैंसिल कर दी। दमनदीप की एकमात्र बीएड कॉलेज थी, वो बंद करवा दी आपने। महिला उद्धार की बात करते हैं दीपेश टंडन जी, जाइए पूछिए आपके प्रशासन को कि महिला विकास की बात करने से पहले उनको पूछे जाके कि दमनदीप की एकमात्र महिला बीएड कॉलेज थी, वो क्यों बंद कर दी? शर्म करो। और खोखले वादे करना, खोखले ढोकसले करना, हाँ? अब लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के अब वो कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं लोगों को हराने के। ये सब जो है हमारे दमनदीप के मतदाताओं से विनती पूर्वक कह रहा हूं, ये सब बातों को ध्यान से सुनिए। ये संकल्प पत्र नहीं है, ये हमारी बर्बादी के पत्र है, जो उन्होंने खुद स्वीकारे हैं कि इन्होंने लोगों के घर मकान दुकान तोड़े हैं। इन्होंने कहा है कि हमने डीजल की वेट की सब्सिडी के पैसे नहीं दिए। यही खुद कह रहे हैं हमने सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज नहीं दे रहे। ये खुद कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को डिग्री डेवलपमेंट के पैसे नहीं मिलते। ये खुद कह रहे हैं कि लाइसेंस फीस हमने बढ़ाई है। ये खुद कह रहे हैं कि बार और लाइसेंसों की अवधि घटाई है। ये खुद कह रहे हैं सब। ये संकल्प पत्रों को ध्यान से देखिए तो अपनी बर्बादी उन्होंने खुद मानी है कि हमने ही बर्बाद किया प्रदेश को। हाउस टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा दिया आप लोगों ने, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और एक कांग्रेस में केतन भाई की भी अभी चुनाव आते ही गुलाम हुसैन की तरह निकल पड़े हैं, लोगों को वायदे पर अब चिल्ला चिल्ला के बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, तानाशाही हटाएंगे। जब तानाशाही कर रहा था तब आप कहां थे? तब तो आप विदेशों की यात्रा कर रहे थे। आज अगर सत्ता पक्ष इतना मजबूत हुआ है और इन्होंने इतनी तानाशाही की है तो उसकी जवाबदेही केतन भाई आपकी है। आपने विपक्ष की तरह काम नहीं किया। पब्लिक जब पीस रही थी, लोगों के घर मकान दुकान टूटे जा रहे थे, तब आप मौज कर रहे थे। आज दीव में जाके वो सुन रहा था मैं, बोले इतने खराब रोड, इतने बोले इतने। बहन को पूछा तो बोला कितने साल से रोड खराब है। मतलब केतन भाई आप जाते तो आपको पता चलता ना। आप भी तो चुनाव में गए थे, आज ही गए हैं, तो दीव की स्थिति आपको क्या पता? जरा जाते जाते केतन भाई वो वाड़ी विस्तार में अंदर चले जाना, जो किसानों की जमीन ले ली है, और वहां भी चले जाना जहां भी हमारा वड़कबारा का एकमात्र शमशान भूमि है, जो शमशान भूमि को भी वहां पर पेड़ों को काट काट कर गुजरात में भेजा जा रहा है। केतन भाई थोड़ा उधर भी चला जाना, जब वड़कबारा का बस स्टैंड तोड़कर वहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो भी समाप्त कर दिया गया है। केतन भाई जरा घर घर में घुस लेना, गलियों में थोड़े घूम लेना, ताकि आपको ये पता चले कि प्रदेश की स्थिति क्या है और आपकी विफलता ने हमारे दमनदीप के लोगों का भविष्य किस प्रकार से बर्बाद किया है। आपको क्या है? आप तो चुनाव में कंपनियों से इधर से उधर से फंडफाड़ा निकाल लेंगे, मावा बराबर आ जाएगा, जिससे चुनाव लड़ लोगे, बच भी जाएगा। मगर आपके चुनाव के बाद हमारे दमनदीप की जनता का जो हाल होगा, आप तो दुबई सेटल हो जाओगे, तब हमारी दमनदीप की जनता क्या करेगी? किसके भरोसे बैठेगी? कौन उनके सवालों को उठाएगा? उनको जो दर्द होगा, पीड़ा होगी, उनकी तकलीफों में कौन उसके साथ खड़ा रहेगा? तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे? चुनाव खत्म होते ही तुम तो दुबई चले जाओगे, तो दमनदीप की जनता कहां जाएगी? उनको भी साथ ले जाओगे दुबई? और दमनदीप की जनता को भी सोचना चाहिए। केतन भाई 5-5 साल तक नदारद रहे, अब गलियों में घूम घूम के माइक में लेकर मस्ती में भाषण दे रहे हैं। शर्म करो केतन भाई। ये सारे मुद्दे जो है उसकी ये जितनी सत्ता पक्ष जवाब दे है उतनी ही निष्फलता आपकी है, और आप भी उतना ही जवाब दे। इन दोनों को वोट देना मतलब हमारे दमनदीप के भविष्य को बर्बाद करना, याद रखना। दमनदीप की जनता से निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, आपने कल मेरी क्लिप देखी होगी, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, हार उनको दिख गई है। पहले तो उन्होंने केतन भाई को खड़ा किया, फिर 2 मुस्लिम और खड़े किए,
फिर 2 उमेश पटेल लाके खड़े कर दिए, तो भी पेट नहीं भरा तो मुझे परमिशन नहीं मिलती। अब केतन भाई को बैनर लगाने की भी परमिशन है, केतन भाई 100 आदमी लेके भी घूम रहा है, देखा ना, केतन भाई 100 आदमी लेके घूम रहा है मेरे। और आपने देखा होगा मेरे कार्यकर्ता सिर्फ 5-5, 7-7 कार्यकर्ता थे, तो उनके सेक्टर ऑफिसर आके रोक रहा था, बोल रहा था आप लोग नहीं घूम सकते, बोले आपका आई कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए। तो उनको पूछो ना, केतन भाई जो 100 लोग 150 लोग लेके घूम रहा है, उसके आधार कार्ड कहाँ है, उसके आई कार्ड कहाँ है? हमारे प्रिंटिंग मटेरियल नहीं आते थे, उनको बोर्ड लगाने की भी है ना। तो आप सोच लीजिए कौन प्रशासन से मिला हुआ है और कौन प्रशासन से लड़ रहा है। बोल रहा है उमेश पटेल 2 बात करता है। देखिए मैं हमेशा जो भी बात की है मैंने ऑन रिकॉर्ड बात की है, कैमरा के सामने बात की है, जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका मैंने निभाई है। हाँ, विपक्ष की भूमिका में अगर कहीं अच्छा काम हुआ हो तो उसकी प्रशंसा की होगी। मैंने सुबह भी कहा, आज भी कहता हूं, जब रावण विजय के लिए राम जी निकले थे तो रावण से ही पूजा कराई थी, तो रावण को बाद में छोड़ नहीं दिया था, रावण के कर्म की सजा जरूर दी थी। यहां भी जो रावण बैठा है उसके कर्म का दंड ये उमेश पटेल जरूर देगा। और मैं बोलने के लिए नहीं करता, मैं करके दिखाऊंगा। दमनदीप की जनता से अनुरोध है, ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे भी, ये पूरी बात का वीडियो रखते तो मैं मानता, क्योंकि वो मुद्दे में बात होती है, और मुद्दे में जो अच्छा है वो अच्छा है, जो गलत है वो गलत है, और जो गलत किया है उसके लिए उनको सजा भी मिलेगी, दंड भी मिलेगा। और पर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, दमनदीप के लोग भ्रमित ना, बस प्रेशर कुकर को याद रखो और प्रेशर कुकर को बांटो। धन्यवाद।